First of all, today we are going to discuss topic name is gear train. Okay. Now this is a very important topic. Syllabus point of view, subject point of view, and gate examination point of view. It may be some other competitive exam. You always found these types of topics. Basically in interview. Right? So our topic name is gear train. तो स्टूडेंट जैसे कि हमने लास्ट टाइम मैंने आपको ये दो मॉडल से हर एक चीज क्लियर की थी. गियर क्या होता है? गियर इज अ डिवाइस इज हैविंग ए टूल एंड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पावर. तो इस फिनोमेना इज कॉल्ड दिस डिवाइस इज कॉल्ड गियर. तो गियर में क्या होता है? नंबर ऑफ टीथ होते हैं जो कि एक टीथ दूसरे टीथ के इसमें क्या होता है? मैचिंग करता है. अब जैसे कि ये जो टॉपिक है गियर ट्रेन, अब इस गियर ट्रेन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो गियर ट्रेन क्या है? A gear train is a combination of gear wheels which is to transmit motion and power from one shaft to another, and a gear train is also called train of tooth wheel. अगर हम सिंपल भाषा में अगर एक्सप्लेन करें इसको गियर ट्रेन को, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूथ व्हील. और व्हील आपका स्मॉल भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है. ठीक है. इन शॉर्ट में अगर हम बोले so any combination of gear wheel employed to transmit motion from one shaft to other shaft is called gear train. And gear train may consist of spur gear, bevel gear or spiral gear. ठीक है. And gear train are widely used in engineering applications such as brake gear of lathe, headstock and automobile gearbox. मतलब जनरली गियर बॉक्स जो गियर ट्रेन है वो इसका यूज कहाँ पर होता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है. या अगर आप वर्कशॉप में देखो तो लेथ मशीन आपने देखी होगी. तो लेथ मशीन में आपने देखा होगा कि जो बैक हेड स्ट्रोक होता है वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. सो गियर ट्रेन होता क्या है? ये होता है आपका कॉम्बिनेशन किसका? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गियर व्हील एम्प्लॉयड टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट. It's called gear train. ठीक है. तो आपको क्लियर है? और gear train is a combination of gear wheel which is to transmit motion and power from one shaft to another, and the gear train is also called train of tooth wheel. ठीक है. अब देखिए, अब इस डायग्राम से यहाँ पर आपको क्लियर है कि आपके पास एक छोटा गियर है और एक बड़ा गियर है. ठीक है. अब सपोज लेट अस टेक की दिस gear tooth having a anti clockwise direction. इसका जो डायरेक्शन है मोशन का वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. अब इसके साथ में इसका जो मेसिंग होगा वो क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा. दैट मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है. तो ये ड्राइवर का काम कर रहा है. तो ये ड्राइवर जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ड्रीमर क्या होगा? सॉरी, ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये क्या होगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा. अब इसमें ये भी हो सकता है कि गियर ट्रेन का मतलब क्या समझते हो? जैसे मैंने आपको बताया ट्रेन मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील. मतलब एक के बाद दूसरा व्हील, दूसरे के बाद तीसरा व्हील, तीसरे के बाद चौथा व्हील एंड सो ऑन. जितने भी नंबर ऑफ व्हील्स हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने खाली आपको दो व्हील्स बताए, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ व्हील्स दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको गियर ट्रेन क्लियर हो गया. अब गियर ट्रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर फोकस करना है वो ये है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन जो कि हमको यहाँ पर डिस्कस करना है. और सभी का एक अपना इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है और हमको हर एक ट्रेन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है. तो पहला जो है आपका सिंपल गियर ट्रेन. ठीक है. तो फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन. ठीक है. और तीसरा है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन. एंड लास्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आपको एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो आपको गेट के एग्जाम या आरटी के एग्जाम में एटलीस्ट आएगा ही आएगा, वो है इक्विसाइक्लिक गियर ट्रेन. तो सिंपल गियर ट्रेन तो क्या होता है? जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर. ठीक है. जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ गियर मीन्स एक गियर. मतलब सिंपल गियर को अगर मैं अपने बेसिक तरीके से डिफाइन करूं तो हर एक शाफ्ट पर एक इंडिविजुअल गियर होता है. वो किसी दूसरे गियर को क्या करता है? मोशन कराता है. मीन्स मोशन ट्रांसमिट करता है. उसको बोलते हैं हम सिंपल गियर. और कंपाउंड गियर में क्या होता है कि एक ही शाफ्ट पर मल्टीपल गियर हो सकते हैं, तो उस गियर को बोलते हैं हम कंपाउंड गियर ट्रेन. और रिवर्टेड गियर ट्रेन मीन्स क्या होता है कि जो आपका ड्राइवर और ड्यूअल दोनों क्या होते हैं? कोएक्सियल होते हैं. मीन्स शाफ्ट के बीच में क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन उनका जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर क्या होता है वो ड्राइवर से
ड्रिवन की ओर होगा, तो होता है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, जो कि ये आपको यहाँ पर इम्प्रेसाइज करना है इस टॉपिक को। तो इपीसाइक्लिक मेड बाय टू वर्ड, इपी एंड साइक्लिक। ग्रीक वर्ड के हिसाब से देखें तो इपी क्या होता है, ये होता है एक्सिस, और साइक्लिक मीन्स रोटेशन। एक्सिस के अराउंड में जो रोटेशन होता है उसी को बोलते हैं, एक्सिस के अराउंड में जो रोटेशन होता है गियर का, उसको बोलते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक तो आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन वन बाय वन हर एक गियर का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सिंपल गियर ट्रेन। अब ये है आपका सिंपल गियर ट्रेन। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो सिंपल गियर ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल गियर ट्रेन मींस व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, इट इज नोन एज सिंपल गियर ट्रेन। मैंने आपको अभी बताया था कि हर एक इंडिविजुअल शाफ्ट पर एटलीस्ट एक गियर हो। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल शाफ्ट पर जो गियर होता है, जैसे कि एक शाफ्ट है, तो दूसरी शाफ्ट है, तो तीसरी शाफ्ट है, और एक इंडिविजुअल शाफ्ट पर एक गियर होता है, तो उस गियर को बोलते हैं हम सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हो कि आपके पास देखिए ये गियर है, इसका कनेक्शन है दूसरे गियर से और इसका कनेक्शन है तीसरे गियर से। मीन्स अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये जो स्मॉल गियर है ये काम कर रहा है ड्राइवर का। ड्राइवर का मीन्स जो मोशन को ट्रांसमिट करता है, और ड्रिवन जो कि इस मोशन को लेता है। ठीक है, तो आपके पास ये है ड्राइवर और ये है ड्रिवन। अब एक बात तो क्लियर है कि ड्राइवर मीन्स जो इसको ड्राइव कर रहा है और ड्रिवन जो इसको फॉलो कर रहा है। अब उसके बीच में एक और गियर का अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट गियर। तो इंटरमीडिएट गियर अपने आप में एक ऐसा गियर होता है जो कि आइडल होता है, जिसका ट्रांसमिट पावर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये मीन्स अपने शाफ्ट पर क्या करता है, मोशन करता है। लेकिन जैसे अगर मान लो ड्राइवर सपोज आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ड्राइवर रोटेट करेगा तो उसके मेशिंग में जो टीथ है उसके रिस्पेक्ट में ये आपका जो इंटरमीडिएट गियर है वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में रोटेट करेगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये गियर एक तीसरा अटैचमेंट है जिसको बोलते हैं ड्रिवन। तो ये गियर इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, इस मोशन में ड्राइव करेगा। तो आपको एक चीज क्लियर है कि ड्राइवर जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ड्रिवन क्या है आपका इंटरमीडिएट गियर मींस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो सिंपल एक शाफ्ट पर एक ही गियर। आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस गियर में हो सकता है कि पीए जो है वो नंबर ऑफ फीट ऑन गियर ए, और अगर पीवी की बात करें तो नंबर ऑफ फीट ऑन गियर बी, एंड टीसी की बात करें तो नंबर ऑफ फीट ऑन गियर सी। ठीक है, और डीए मीन्स डायमीटर ऑफ गियर ए, डीबी मीन्स डायमीटर ऑफ गियर बी, एंड डीसी मीन्स डायमीटर ऑफ गियर सी। तो अगर हम बात करें स्पीड रेशियो, तो स्पीड रेशियो का हमेशा जनरली फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ड्राइवर मीन्स एन ए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ड्राइवर का काम कर रहा है, और स्पीड ऑफ ड्रिवन मीन्स ए ये और ये आपका। अब दोनों के लिए बात करें, अलग अलग के लिए बात करें तो आप एबी के लिए भी निकाल सकते हैं और बीसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एन ए, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ड्रिवन क्या है आपका, ओवरऑल ड्रिवन ये है आपका एन सी। ठीक है, तो ये हो गया किसका कॉम्बिनेशन, गियर का। तो गियर का कॉम्बिनेशन, और क्या होता है कि हर एक शाफ्ट का इंडिविजुअल एक ही गियर होता है। ठीक है, तो स्पीड रेशियो तो आप निकाल सकते हैं। अगर ओवरऑल स्पीड रेशियो चाहिए तो ये ड्राइवर और ये क्या है, ड्रिवन, एन ए अपॉन एन सी। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पहले इन दो गियर का फिर उसके बाद में ये दो गियर का अलग अलग स्पीड रेशियो निकालूं तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, जनरली आप एक फॉर्मूला होता था जो आप पढ़ते थे, पाई इंटू डी एन अपॉन 60, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो पाई डी एन अपॉन 60, अगर मैं पहले ये दो गियर की बात करूं, गियर ए और गियर बी, तो आप देखिए भले ये इंटरमीडिएट गियर है, अगर ये ड्राइवर होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या काम करेगा, ड्रिवन का काम करेगा। तो आपका जो स्पीड रेशियो हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाई डी एन अपॉन 60 ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं गियर ए की बात करूं जो कि अपने आप में क्या है, ड्राइवर है, तो पाई डी ए इंटू एन ए अपॉन 60 ये किसके लिए हुआ, गियर ए के लिए हुआ। उसी तरह बी के लिए करेंगे
तो बी के लिए क्या हो जाएगा 5db इंटू NB अपॉन 60। क्लियर। तो आप जो चीज आप 5 से 5 कैंसिल कर दोगे और आपका जो ये आएगा वैल्यू DA इंटू NA और इक्वल्स टू DB इंटू NB। तो आप किस तरह लिख सकते हो NA अपॉन NB, so DB अपॉन DA। क्लियर। DB अपॉन DA। तो ये एक अप्लाइड फॉर्मूला अपन इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा। अब इक्वेशन के फॉर्म में अगर अपन को लिखा है तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये है गियर ए और ये बी। पहले हम इस दो गियर की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम दो गियर BC की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल गियर पहले हम कौन सा पेयर लेते हैं ए और बी। तो ए और बी के पेयर के रिस्पेक्ट में ये हो गया आपका NA अपॉन NB। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा TB अपॉन TA। क्यों? क्योंकि अभी मैंने निकाला था कि NA अपॉन NB इक्वल्स टू कितना होता है DB अपॉन DA। तो DB अपॉन DA भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके देखो, क्योंकि मॉड्यूल का फॉर्मूला हमें पता है कि मॉड्यूल इक्वल्स टू पीस सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ फेस। तो आप इसको लिख सकते हो D इक्वल्स टू M इंटू T। अब चूंकि देखिए DB है तो T कौन सा हो गया आपका इसके लिए गियर बी के लिए ठीक। तो M इंटू TB हो जाएगा और अपॉन DA की जगह कितना हो जाएगा M इंटू TA। तो M से M कैंसिल तो TB अपॉन TA। तो इस तरह लिख सकते हैं अपन। तो देखो TB अपॉन TA और किसके इक्विवेलेंट है DB अपॉन DA इक्वल्स टू TB अपॉन TA। तो इंस्टीड ऑफ DB अपॉन DA मीन्स यहाँ पे DB अपॉन DA की जगह हम क्या लिख देंगे TB अपॉन TA लिख देंगे। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड फर्दर इक्वेशन की बात करें NB और NC मीन्स अब हम बात करते हैं दो गियर NB और NC की बात करें। तो ये हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो पहले इसमें क्या था, पहले दो गियर में ये ड्राइवर का काम कर रहा था और ये ड्रिवन का काम कर रहा था। अब हम बात करते हैं B और C गियर पेयरिंग की बात करते हैं। इस पेयर में ये होगा आपका ड्राइवर जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी ये इस डायरेक्शन में है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ड्राइवर और ये हो जाएगा ड्रिवन। तो आप देखो NB अपॉन NC, NB अपॉन NC क्यों, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। तो NB अपॉन NC तो TC अपॉन TB हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और सेकंड को आप सॉल्व करते हो, मैं इसको मल्टीप्लाई करते हो तो NA अपॉन NB, NA अपॉन NB मल्टीप्लाई NB अपॉन NC तो इक्वल्स टू TB अपॉन TA और TC अपॉन TB। तो आप देखिए NB से NB क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो NA अपॉन NC तो आप देखते हो कि यहाँ पर TB से TB क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो TC अपॉन TA आपका ये हमें इक्वेशन मिला। तो इसको बोलोगे आप स्पीड रेशियो। क्या बोलोगे इसको, स्पीड रेशियो। तो स्पीड ऑफ ड्राइवर मीन्स स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। तो ये कितना हो जाएगा NA अपॉन NC तो TC अपॉन TG। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट है। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो ये ड्राइवर और ये ड्रिवन। अब देखो इंटरमीडिएट गियर का काम क्या होता है, खाली उसके मोशन में कंसीडर मीन्स इसका पार्ट होता है, लेकिन एंड ऑफ द मोशन की अगर हम बात करें तो ड्राइवर और ड्रिवन को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये तो क्या आइडल पार्ट होता है जो दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम खाली करता है। ठीक है। देखिए स्पीड रेशियो में आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट गियर ऑड। ऑड का मतलब समझते हो ना, ऑड मतलब 1, 3, 5 और इवन में 2, 4, 6। तो अगर इंटरमीडिएट गियर ऑड है तो वो सेम स्पीड होगा, अगर इंटरमीडिएट गियर इवन है तो वो क्या होगा, अपोजिट स्पीड होगा। ये रूल्स होता है। ठीक है। और स्पीड रेशियो इज अनअफेक्टेड बाय इंटरमीडिएट गियर, मतलब इंटरमीडिएट गियर पर स्पीड रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका आपको कंसीडर भी नहीं करना होता है। और लास्ट इन दिस ये अपने आप में क्या होता है, आइडल गियर होते हैं। आइडल गियर मीन खाली वाले गियर। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा गियर, जो मैंने बताया सिंपल गियर। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कंपाउंड गियर। तो कंपाउंड गियर की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक ये होती है when there are more than one gear on shaft it is called as compound gear। एक चीज तो आपको क्लियर हो रही है कि देखिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल गियर है, एक गियर है आपका A जो कि क्या काम कर रहा है आपका ड्राइवर, और दूसरा गियर है 2 जो कि क्या काम कर रहा है, देखो ये 2
और ये 3 मीन्स अगर हम बात करें गियर 1 तो ये ड्राइवर का काम कर रहा है, मतलब ये ड्राइव कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका ड्रिवन हो रहा है, मतलब यहाँ से पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो किस गियर पर किया जा रहा है? ड्रिवन वाले गियर पर किया जा रहा है, जो कि इसको फॉलो करेगा। लेकिन इन बिटवीन यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक पैरेलल में शाफ्ट एड है। अब इस शाफ्ट में आपको मैंने जैसे अभी बताया कि इस शाफ्ट में आपके 2 गियर यहाँ पर क्या है, एक ही शाफ्ट पर है। 2 गियर कौन सा, एक बी है और एक सी है। तो बी देखो, एक गियर ए अगर ए ड्राइव करेगा तो दूसरा क्या होगा, ड्रिवन का काम करेगा। अब इसी शाफ्ट पर आपके कितने गियर है, इसी शाफ्ट पर आपके 2 गियर है। हो सकता है कि दोनों गियर जो होता है उसका डायमीटर सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, नंबर ऑफ टीथ का वेरिएशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके सिचुएशन के ऊपर। तो गियर ए है जो कि ड्राइव कर रहा है गियर बी को, और गियर बी के साथ गियर सी है। अब देखो गियर बी और गियर सी की स्पीड तो क्या होगी, स्पीड मीन्स ये और ये इस आपकी स्पीड सेम होगी, तो दोनों की स्पीड भी सेम होगी और इनका डायरेक्शन भी सेम होगा। अब गियर सी जो कर रहा है इसके साथ अटैच है आपका ड्रिवन वाला गियर। मीन्स शॉर्ट में ये बोले कि गियर ए ड्राइव कर रहा है तो ये ड्रिवन कहाँ पे आएगा, आपके ये वाले गियर पे आएगा। तो आपके कितने हो गए, ए बी सी और डी। तो देख लो, तो कंपाउंड गियर को अगर आप और तरीके अपने तरीके से अच्छे से बताना चाहोगे तो कंपाउंड गियर ट्रेन है 3 क्राइटेरिया। तो इसके 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं और वो अपने हिसाब से अपन एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं। देखो कि एटलीस्ट 2 or more गियर शेयर द सेम स्पीड, ठीक है, एटलीस्ट 2 or more गियर शेयर द सेम स्पीड। या तो 2 या 2 से ज्यादा गियर हो सकती है, वो किसी पर्टिकुलर एक शाफ्ट पे हो सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसा क्राइटेरिया होता है किसका, कंपाउंड गियर ट्रेन की एक शाफ्ट पर कम से कम 2 गियर तो हो ही सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरा, द गियर शेयरिंग द सेम शाफ्ट मे बी ऑफ डिफरेंट साइज। द गियर शेयरिंग द सेम शाफ्ट मतलब इस शाफ्ट में जो गियर के जो डायमीटर है इसका भी अलग हो सकता है, इसका भी अलग हो सकता है, और इसके नंबर ऑफ टीथ में जो इसके गियर में जो नंबर ऑफ टीथ है वो भी अलग हो सकते हैं, और इसके साथ में जो दूसरे गियर दिख रहे हैं इसके नंबर ऑफ टीथ ये भी क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर बोले तो गियर शेयरिंग the same shaft may be of different size, diameter or varies in teeth number. Clear? And last C वाला पॉइंट अगर बोल सके, the same shaft steering gear rotating at the same speed as they are on shaft. अब इस गियर इस शाफ्ट पर जो 2 गियर की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो आप क्या बोलोगे, a compound gear train is a set of gear which has at least one shaft with multiple gear. मतलब इस गियर अरेंजमेंट में एक शाफ्ट ऐसी होगी जहां पर एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा गियर हो सकते हैं। तो इस गियर को बोलोगे आप कंपाउंड गियर ट्रेन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आप यहाँ से आप समझ सकते हो, ये इसका ये गियर ए, ये गियर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये गियर क्या होगा, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्योंकि ये और ये दोनों सेम शाफ्ट पर है तो इनका डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन इससे, ठीक है। अब उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन इससे, तो देखिए सी का कॉम्बिनेशन किससे, डी, तो सी से डी पर क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मीन्स एक आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, उसके बाद में ये भी क्या गया, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, लेकिन इसके बीच में एक अरेंजमेंट शाफ्ट का है, इस शाफ्ट में आपके मल्टीपल गियर है, तो इसको बोलोगे आप कंपाउंड गियर ट्रेन। अब कंपाउंड गियर ट्रेन में अगर आप स्पीड रेशियो निकालोगे तो सेम जैसे आपने सिंपल गियर ट्रेन के लिए करा वैसे आप इसके लिए भी कर सकते हो। सो आपका ये हो गया एन ए और ये हो गया आपका एन बी। तो देखिए एन बी और ये हो गया आपका एन ए। तो देखो एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी मीन्स स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। तो नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो टी बी अपॉन टी ए, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह आप किसका निकालोगे, सी और डी, क्योंकि बी और सी का तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेम स्पीड पे और एक ही शाफ्ट पे है। अब आप निकालोगे सी और डी, तो सी और डी के बीच में आप वेलोसिटी रेशियो निकालोगे, तो एन सी एज द ड्राइवर और डी मींस ड्रिवन। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर, तो टी डी अपॉन टी सी, तो ये सेकंड इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, एन ए अपॉन एन बी मल्टीप्लाई एन सी अपॉन एन डी।
तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फीट ऑन ड्रिवन, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फीट ऑन ड्रिवन, तो ड्रिवन पर नंबर ऑफ फीट कितने हैं, टीबी और टीडी। तो टीबी क्या है आपका ये वाला, तो देखो यहाँ पर दो तरह से, एक तरह से ड्रिवन का काम करे, इसके लिए ये ड्रिवन का काम कर रहा है और इसके लिए ये ड्रिवन का काम कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवन ऑफ नंबर ऑफ फीट, तो टीबी और इंटू टीडी, तो ये हो गया टीबी इंटू टीडी एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फीट ऑन ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए क्या है टीए और टीसी, तो ये देखिए टीए एंड टीसी। अब आप एक चीज जानते हो कि एनबी और एनसी, क्योंकि एनबी और एनसी दोनों एक ही शाफ्ट पर है तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम है, क्लियर। तो उस कंडीशन में एनबी और एनसी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एन ए अपॉन एन डी और इक्वल्स टू टीबी मल्टीप्लाई टीडी अपॉन टीए मल्टीप्लाई टीसी। और जैसे कि करण ने बोला था कि इसको सिर्फ डायमीटर के फॉर्म में ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, तो टीबी की जगह क्या लिख दिया, डीबी मल्टीप्लाई डी डी और अपॉन में टीए की स्पेक्ट में डीए और डीसी, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका स्पीड रेशियो। तो ये आपने किसके लिए किया, कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए किया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि कंपाउंड गियर ट्रेन भी आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन की खासियत क्या है, आपने रिवर्टेड गियर ट्रेन का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये कोएक्सियल होते हैं। कोएक्सियल समझते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ कोएक्सियल क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिवर्टेड गियर ट्रेन होता क्या है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर कोएक्सियल, मतलब आपका गियर अरेंजमेंट, गियर ट्रेन के अरेंजमेंट में व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर, मतलब व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर, तो फर्स्ट गियर कौन सा है आपका, ये ए वाला है। तो एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर, तो एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर और लास्ट गियर हम सीधी बात करेंगे तो हम बात किसकी हो रही है, यहाँ पे ड्राइवर की हो रही है और ड्रिवन की हो रही है। मीन्स इन शॉर्ट व्हेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर एंड लास्ट गियर आर कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप देखो इसके पैरेलल में आप एक और शाफ्ट देख रहे हो, तो ये शाफ्ट आपकी कंप्लीट है, ठीक है, ये शाफ्ट आपकी क्या है, कंप्लीट है, लेकिन ये शाफ्ट क्या है, आपकी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इनका एक्सिस जो है वो सेम है। एक्सिस क्या है इनका, सेम है। मीन्स ये काम कर रहा है ड्राइवर का, अब ए ड्राइव करेगा आपके बड़े गियर बी को, तो ए ड्राइव करेगा बी को। अब बी चूंकि ये सपोज अगर मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके साथ में पैरेलल में, इसके साथ में शाफ्ट है, यहाँ पर एक और गियर है। अब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, और इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, और ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में रोटेट करा है। लेकिन इन शॉर्ट में आप क्या देख रहे हो कि इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये ड्राइवर का काम कर रहा है और ये फाइनली ड्रिवन का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्टेड गियर ट्रेन। या अगर और अपन थोड़ा डीप में जाते हैं तो इसको इस तरह बोल सकते हैं, इन द रिवर्टेड गियर ट्रेन द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर कोएक्सियल रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, अपने आप में कोएक्सियल होते हैं, और दिस टाइप्स और गियर आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन। जनरली ये गियर कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पे हम ऑटोमोबाइल का ट्रांसमिशन करते हैं, वहां पर इस गियर को ओपनली यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल है लेट बैक गियर। लेट बैक गियर मतलब आपकी जो लेट मशीन होती है उसमें जो बैक गियर होता है, वहां पे इसका रिवर्टेड गियर ट्रेन का भी यूज होता है। और इंडस्ट्रियल स्पीड रिड्यूसर जो आपके डिवाइस होते हैं, वहां पर भी हम रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज करते हैं। और सबसे बेस्ट चीज है कि आपकी क्लॉक, घड़ी जो होती है ना, घड़ी के अंदर आपने कभी देखना मैकेनिज्म होते हैं, एक के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में तीसरा, इस तरह से मैकेनिज्म होते हैं। तो एक गियर दूसरे को, फिर दूसरा तीसरे, तीसरे चौथा, पांचवा छठा, मतलब इस तरह से ये क्या करता है, एक ड्राइवर और दूसरा एक ड्रिवन। तो मतलब ये आपस में क्या है, इन दोनों के बीच में गैप जरूर होता है, इनका कॉम्बिनेशन कर करके ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये गियर क्या होता है आपका, एक ड्राइवर, और ये हो गया आपका ड्रिवन। तो ये आपकी जो घड़ी होती है ना, वॉच, वहां पर आप इसको देख सकते हो रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब देखो यहाँ पे इसको एक लिखने का एक बेसिक तरीका जो आप हमेशा अभी तक करते आ रहे हैं कि ये आपका गियर, तो इसमें आप एक चीज तो देख सकते हो कि इसकी रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टोटल डायमीटर होगा डी ए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आर ए। अभी अटैच है, उसके साथ में बी की बात करें तो बी का डायमीटर कितना है, डी बी है, इसकी रेडियस कितना होगा, आर बी होगा। उसी तरह हम सी की बात करें तो ये होगा आर सी, और हम डी की बात करें तो ये होगा
आर डी। अब देखिए पहले तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में स्पीड रेशो कैसे बनाते हैं, इसको लिख लेते हैं एन ए अपॉन एन बी। एन ए मीन्स ड्राइवर और एन बी मीन्स ड्रिवन। तो ये और ये, तो इसके लिए ड्राइवर का काम करेगा और ये बी क्या करेगा, ड्रिवन का काम करेगा। तो एन ए अपॉन एन बी इक्वल्स टू, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टीथ ऑन ड्रिवन अपॉन टीथ ऑफ ड्राइवर, टी बी अपॉन टी ए, या इसको आप डी बी अपॉन बी ए बोल सकते हो। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। और उसके बाद ये ड्राइवर का काम करेगा और ये ड्रिवन का काम करेगा। तो देखिए एन सी अपॉन एन डी तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी डी अपॉन टी सी, या इसको यूं बोल सकते हो कैपिटल डी डी अपॉन डी सी मीन्स ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। सो आप दोनों को मल्टीपल करोगे तो एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी करते हो तब क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी और मल्टीप्लाई एन सी अपॉन एन डी, तो इक्वल्स टू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए मल्टीप्लाई टी बी अपॉन टी सी। अब देखो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाएगा। अब एन ए अपॉन एन डी, क्योंकि एन सी और एन बी दोनों एक ही साथ पर है, तो एन सी से एन बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन ए अपॉन एन डी, तो टी बी मल्टीप्लाई टी डी अपॉन टी ए मल्टीप्लाई टी सी, या इसको आप इस तरह ले सकते हो कैपिटल डी डी इंटू कैपिटल डी इंटू डी मीन्स डायमीटर ऑन ड्रिवन अपॉन डायमीटर ऑफ ड्राइवर, तो डी ए इंटू डी सी। तो ये हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला भी आप सिंप्लीफाई निकाल सकते हो। और उसके साथ साथ एक एडवांस अरेंजमेंट है इसमें, वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको कंसीडर किया था कि ये इसकी रेडियस आर है और ये इसकी रेडियस आर बी, उसी तरह ये रेडियस आर सी और ये रेडियस आर डी। अब देखो कॉम्बिनेशन तो है कि ये रेडियस और ये रेडियस दोनों क्या कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं, तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है वो, जो इसका जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस वो इक्विवेलेंट किसके होगा, इसके डिस्टेंस के बराबर। तो देखो इस तरह लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी मीन्स ये आर ए और ये प्लस आर बी, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आर ए प्लस आर बी, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर डी और आर सी। तो इसको यूं लिख सकता हूँ आर डी प्लस आर सी। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आर डी प्लस आर सी होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि भाई जो रेडियस है किसके इक्विवेलेंट, अगर रेडियस की बात करें और डायमीटर की बात करें तो डायमीटर का रेडियस क्या होता है, 2 टाइम्स ही होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको 2 टाइम्स अगर करते हो, देखो 2 टाइम्स रेडियस किसके इक्विवेलेंट होता है, डायमीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो डी ए अपॉन 2 कर सकते हैं और डी बी अपॉन 2 कर सकते हो, इसी तरह डी डी अपॉन 2 कर सकते हो, डी सी अपॉन 2 कर सकते हो। 2 से 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आर डी प्लस आर सी, इस तरह लिख सकते हैं इसको, डी ए प्लस डी बी इक्वल्स टू डी डी प्लस डी सी। अब एक चीज और बताओ, मैंने मॉड्यूल का फॉर्मूला बताया था, मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, एम टी। तो आप इसको लिख सकते हो डी इक्वल्स टू एम इंटू टी। तो देखिए तो डी ए की बात करें तो एम इंटू टी ए, डीबी की बात करें तो एम इंटू टी बी, इक्वल्स टू डी डी की बात करें तो एम इंटू टी डी और डीसी की बात करें तो एम इंटू टी सी। तो एम आपका कॉमन होकर कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह नंबर ऑफ टीथ, तो कॉम्बिनेशन टी ए प्लस टी बी इक्वल्स टू टी डी प्लस टी सी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवर्टेड गियर ट्रेन का सारा कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमको न्यूमेरिकल भी करना है, और ये चीज मान के चलो अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आपका गियर ट्रेन आपकी अधूरी है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब इपीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड में इपिक का मतलब होता है एक्सिस। क्या होता है इपिक का मतलब, एक्सिस, और दूसरा होता है साइक्लिक मतलब राउंड या रोटेशन। क्लियर। तो आपका जो गियर का नाम है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो इपीसाइक्लिक का मतलब होता है एक्सिस एंड रोटेशन, इपी प्लस साइक्लिक गियर ट्रेन। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूंगा कि भाई कोई शाफ्ट है, जैसे कि कोई शाफ्ट है, अगर ये एक्सिस करता है मतलब कोई गियर है, इसके अराउंड में दूसरा गियर क्या करता है, रोटेट करता है। इसके अराउंड में मीन्स इसके रिस्पेक्ट में दूसरा गियर क्या करता है, अराउंड में क्या करता है, रोटेशन करता है। तो उसको बोलते हैं इपीसाइक्लिक। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप देखो करंट कि यहाँ पे आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है,
दिख रहा है आपको दो कॉम्बिनेशन? अब आपको इसमें नई चीज क्या दिख रही है, बता सकते हो मुझे आप? नई चीज क्या दिख रही है मुझे कि ये अभी गियर है, ये क्या है, इसको गियर ट्रेन बोल सकते हैं या एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन बोल सकते हैं, ये सिंपल गियर बोल सकते हैं, लेकिन इसको एपीसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस तरह से कॉम्बिनेशन कर दूं, इसके साथ में आर्म को फिक्स कर दूं, ठीक है, आर्म को फिक्स कर दूं, तो अब क्या है, पहले तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक कंडीशन ये कि आर्म आपकी फिक्स हो सकती है, और दूसरी कंडीशन आर्म आपकी रोटेट हो सकती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि भाई आपके पास कितने गियर है, एक गियर ए है, एक गियर बी है, और दूसरा है तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म। आर्म का मेन काम क्या होता है, दोनों गियर को साथ लेके चलना, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है ना कि आपकी जो अर्थ है, अर्थ है वो किसके चारों ओर परिक्रमा करती है, ये चीज तो पता है ना, सन के। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, चाहता हूँ कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर परिक्रमा, मतलब राउंड करती है, रोटेशन करती है इस तरह से, और आपका 360 डेज कंप्लीट होते हैं तो अपन बोलते हैं कि भाई नया साल आ गया, साल कंप्लीट हो गया। मतलब पृथ्वी क्या करती है, यहाँ से रोटेट करते 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 इसकी पूरी परिक्रमा करती है, मतलब इसको रोटेशन होता है। सन की परिक्रमा समझते हो ना, कि ये एक तरह से सन है और ये क्या है, अपना प्लेनेट है। प्लेनेट मीन्स ग्रह, उपग्रह। तो पृथ्वी क्या अपने आप में एक उपग्रह है, तो सन के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करती है। तो इन शॉर्ट में अगर हम बोले कि आपके पास एक गियर है ए, एक गियर है बी। अब भाई ये गियर जब तक आर्म नहीं लगाऊंगा, अगर मैं आर्म का यूज नहीं करता तो ये एक तरह से सिंपल गियर ही कहलाएगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आर्म का यूज कर देता हूँ, आर्म इसमें अटैच कर देता हूँ, जो कि गियर ए और बी को क्या कर सके, कैरी कर सके। अब उसके बाद में कोई एक गियर को क्या बोल दूं, फिक्स कर दूं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई गियर ए मेरा क्या है, फिक्स है, मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये आर्म क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब ये जो आर्म है वो रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, समझ लो, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो इस फिक्स गियर के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, बी रिवॉल्व करेगा इस तरफ। तो इस गियर अरेंजमेंट को बोलते हैं हम एपीसाइक्लिक गियर। आया समझ में? फिक्स मतलब आपका गियर ए क्या है, फिक्स है। द आर्म इज रोटेटेड। अब मैं ये मानता हूं कि आर्म क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है। आर्म इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ गियर O1। ये आपकी दो है एक्सिस है, एक है O1 और दूसरा है O2। तो O1 एक्सिस के अबाउट जो आर्म है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब क्योंकि ये गियर तो फिक्स है, तो आर्म क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये जो गियर बी है, जब ये रोटेट करेगा तो गियर बी क्या करेगा, इसके अराउंड, फिक्स के अराउंड क्या करेगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा इस तरह, ठीक है। सो देन द गियर बी इज फोर्स्ड टू रोटेट upon and around gear A. Such a motion is called epicyclic, and the gear train arranged in such a manner that one or more of their member move upon and around another member are known as epicyclic gear. क्लियर है इतना? हो गया क्लियर? ये कंसेप्ट होता है आपका एपीसाइक्लिक गियर। क्लियर हो गया ना, कि मतलब आपके पास दो गियर है, दो गियर में से कोई एक गियर फिक्स है। अगर दोनों गियर में आर्म्स नहीं होगी तो वो तो सिंपल गियर ट्रेन होगा। लेकिन अगर आपने कोई फ्रेम या आर्म को ऐड कर दिया जो दोनों गियर को क्या करते, कैरी करती है, और आपने मान लिया या तो ए या बी, दोनों में से कोई गियर क्या है आपका फिक्स है, तो उस फिक्स गियर के रिस्पेक्ट में जो दूसरा गियर है, जब आर्म रोटेट करेगी तो वो गियर क्या करेगा, उसके रिस्पेक्ट में अराउंड मोशन करेगा। तो उस मोशन को क्या बोलोगे आप, एपीसाइक्लिक मोशन। और उस तरह का जब गियर होगा उसको बोलोगे एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब ये देखो, ये इस तरह से कॉम्बिनेशन है कि ये भाई आपका एक एक्सिस है, तो भाई ये इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, मतलब ये इसका इमेजिनेशन बताया, एनिमेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, ये टोटल एक रिवॉल्यूशन सबका कंप्लीट करेगा। तो इसको बोलोगे आप एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ उसमें, आगे समझ में इसका सभी को। चलो अब देखो, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगी, तो अपने दिमाग को जरा खोल के रखना है यहाँ पे, है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, देखो बच्चों को जनरली ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, कौन सा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको टेबल्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब देखो, इसकी टेबल की
4 स्टेप्स होती है। मतलब आपको पहले क्या करना है, टेबल बनाना पड़ता है। टेबल बनाने के लिए आपको स्टेप नंबर जो कि आपकी स्टेप्स होती है वो लिखना होता है। अब कंडीशन ऑफ मोशन, अब वो कंडीशन ऑफ मोशन क्या होती है वो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। अब रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो स्टूडेंट यहाँ पर कितने मतलब एलिमेंट है जो कि रिवॉल्व करते हैं। एक तो आपका ए को भी बोल सकते हो, भले फिक्स है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करता है। दूसरा आपका बी है और तीसरा क्या है आपका आर्म है। अब डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट को आप फिक्स कर रहे हो, कौन से एलिमेंट को आप रोटेट करवा रहे हो। इट डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम कंडीशन। ठीक है, तो देखो आर्म फिक्स, कंडीशन ऑफ मोशन, उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट। तो रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो आपका है आर्म, एक तो आपका है आर्म सी, तो मैंने लिख दिया आर्म सी। दूसरा है आपका गियर ए, तो मैंने लिख दिया गियर ए। और तीसरा है गियर बी, तो मैंने लिख दिया गियर बी। मीन्स आपके पास 3 एलिमेंट है, तो गियर ए है, एक आपका गियर बी और तीसरा है आपके पास आर्म। अब इन 3 चीज पे आपको काम करना है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। अब अगर मान लो करंट, अगर मैं इस आर्म को हटा देता हूँ तो ये गियर कैसा होगा? सिंपल गियर होगा ना, बिल्कुल। अब सिंपल गियर होगा तो उस कंडीशन में मुझे दोनों का इंडिविजुअल स्पीड रेशो निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। अब मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूमशन क्या होता है? एज्यूमशन का मतलब मैं कोई भी चीज को कंसिडरेशन में मानता हूँ। तो कंसिडरेशन में कैसे मानता हूँ कि आर्म फिक्स, मान लो मैंने बोल दिया कि भाई ये आर्म क्या है आपकी, क्या है बेटा? फिक्स है। फिक्स है तो मतलब अगर आर्म फिक्स हो गए तो ये गियर ट्रेन का ही काम करेगा। अगर भाई ये दोनों गियर घूम रहे हैं, ठीक है, ये दोनों गियर क्या कर रहे हैं? लेसिंग कर रहे हैं इस तरह। अब आर्म को ऐसे लगा दी और आर्म को अगर मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स का मतलब इस तरह से फिक्स है। अब फिक्स कर दिया तो इसका मतलब है कि दोनों गियर क्या कर सकते हैं? आपस में मेसिंग कर सकते हैं, तो ये सिंपल गियर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको टी ए टी बी दोनों का निकाल सकते हैं। अब टी ए टी बी का मतलब ये हुआ कि ये है गियर ए और ये है गियर सी, सॉरी ये है गियर बी। अब ये आर्म को अगर मैंने क्या बोल दिया कि ये आर्म जो है आपका अभी क्या है? फिक्स है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन, पहले मोशन की कंडीशन ये है कि आर्म भाई आपकी फिक्स है। सो गियर ए रोटेट थ्रू +1 रिवॉल्यूशन। अब मेरे को क्या करना है? एजम्पशंस मानना है। एजम्पशंस कैसे मानना है? कि मान लो आपकी आर्म फिक्स है, तो उस कंडीशन में मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई इसका डायरेक्शन क्या है, किसका? अभी आर्म फिक्स है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गियर इसके अराउंड में घूमेगा। क्यों? क्योंकि आर्म फिक्स है। तो ये गियर को मैं बोल देता हूँ कि सपोज इसको हम +1 रिवॉल्यूशन देते हैं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अभी एज्यूम करो कि सपोज आर्म अगर फिक्स है तो हम क्या करते हैं? गियर ए को जो रिवॉल्यूशन देते हैं, रिवॉल्यूशन कौन सा देते हैं? +1 रिवॉल्यूशन देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपकी बुक आर एस खुरमी हो या ऐसे रतन की बुक हो या बालानी की बुक हो, हर बुक में कन्वेंशनल साइन का जो बोला ना, साइन कन्वेंशन अलग अलग हो सकता है, एजम्पशन अलग अलग हो सकता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई एक ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो हो सकता है किसी दूसरी वाली बुक ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोल दिया? पॉजिटिव मान लिया। तो अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरी डायरेक्शन उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने अभी कंसिडर करा कि भाई आर्म आपकी है फिक्स, तो मैंने बोल दिया कि मैं ए गियर को +1 रिवॉल्यूशन दे रहा हूं। कौन से रिवॉल्यूशन? +1। तो देखो आप इस टेबल में कन्फिगरेशन देखेंगे। अगर हम आर्म सी की बात करें तो क्या बोला है? आर्म फिक्स गियर ए रोटेट थ्रू +1 रिवॉल्यूशन। अगर मैं इसको कितना देता हूँ? +1 रिवॉल्यूशन देता हूँ। और मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको क्लॉकवाइज को भी क्या बोल सकते हो? राइट, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मानता हूँ। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लेता हूँ तो भी आप पॉजिटिव मान सकते हो, एज यू विश, मतलब वाइस वर्स भी आप कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि भाई ये मेरा गियर ए जब आर्म मेरी फिक्स है तो उस रिस्पेक्ट में गियर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसके साथ इसके जो दूसरे गियर इसके रिस्पेक्ट में जो ड्रिवन माना बोल सकते हो, तो इसकी मेजिंग क्या होगी? इसके काउंटर क्लॉकवाइज में होगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये क्या होगा आपका स्टूडेंट? क्लॉकवाइज में होगा। तो आप देखो आर्म फिक्स गियर ए रोटेट थ्रू +1 रिवॉल्यूशन, मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई एज्यूम क्या कर लिया कि क्लॉकवाइज मेरा एंटी क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आर्म सी पर तो क्या हो जाएगा? आर्म सी पर तो कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि आर्म तो क्या है? फिक्स है। तो यहाँ आर्म सी पर हो जाएगा 0।
अब गियर ए की बात करें, क्योंकि गियर ए पे तो मैंने मोशन प्रोवाइड किया है, कितना मोशन प्रोवाइड किया है, +1, तो इसको मैंने लिख दिया +1, इसके लिए गियर ए के लिए। अब मैं बात करूंगा गियर बी के लिए। अब स्टूडेंट्स गियर बी के लिए बात करता हूँ, देखो ये गियर बी के लिए बात करता हूँ, तो इसका स्पीड रेशो कैसे निकल जाएगा, एन बी अपॉन कितना हो जाएगा, एन ए। अगर मैं बी के लिए निकालता हूँ एन बी अपॉन एन ए करता हूँ, तो ये हो सकता है आपका टी ए अपॉन टी बी हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि भाई इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन है, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज दिया था, तो ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या अज्यूम किया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +1 रिवॉल्यूशन। तो इसके रिस्पेक्ट में गियर बी है, तो गियर बी में क्या हो कि अगर ये डायरेक्शन इसका क्या है, अगर इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, टी अपॉन टी बी तो होगा, लेकिन वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो ये हो गया आपका टी ए अपॉन टी बी। तो देखिए गियर 1 के लिए मीन गियर ए के लिए तो आपका कितना आया, +1 रिवॉल्यूशन, तो गियर बी के लिए कितना हो जाएगा, -टी ए अपॉन टी बी। इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो उसके बाद इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आर्म फिक्स गियर ए रोटेट थ्रू +1 रिवॉल्यूशन, जो कि क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और अपना एजेशन क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानूं। चूंकि आर्म मेरी फिक्स है, तो उसके रिस्पेक्ट में आर्म क्या हो गई, 0 हो गई, इसको 0 लिख दिया। और गियर 1, अब गियर 1 में गियर 1 को तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन दे रहे हो, मीन +1 रोटेशन दे रहे हो, तो गियर बी क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया बी एन बी अपॉन एन है, तो -टी अपॉन टी बी, इसका स्पीड रेशो कितना हो जाएगा, -टी अपॉन टी बी। अब आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशंस को अप्लाई करना है। दूसरी कंडीशंस क्या है, आर्म फिक्स गियर ए रोटेट थ्रू +x रिवॉल्यूशन। +x का रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप एक या एक से ज्यादा रिवॉल्यूशन दे रहे हो, उसको बोलोगे आप x रिवॉल्यूशन। तो आप इस कंडीशन में अभी तक आर्म तो क्या है आपका फिक्स है, तो ये तो आपका 0 ही होगा। अब आपने जो +1 दिया है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे +1, ये हो गया +x, और ये -टी अपॉन टी बी, तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई, तो -x इंटू टी ए अपॉन टी बी। तो अभी तक ये दो कंडीशन जो थी वो किसके लिए अप्लाई हो रही थी, जस्ट आपके सिंपल गियर के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने कंसीडरेशन किया कि आर्म आपका फिक्स है, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन में, अब मान लो स्टूडेंट मैंने बोल दिया भाई कि ये आर्म भी रोटेट कर रही है, तो अब ये कंडीशंस क्या होगी, अलग हो जाएगी। अगर आर्म भी रोटेट कर रही है, मतलब आर्म क्या कर रहा है, आपके गियर ए और गियर बी दोनों को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, मतलब आर्म का रोटेशन होगा, मतलब सभी का रोटेशन होगा अपने आप में, ठीक है। तो आपने क्या बोला, 8 + y रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, 8 + y रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, दैट मीन्स ये y का मतलब है कि ये हो गया आपका आर्म का रिवॉल्यूशन। अब अगर आर्म का रिवॉल्यूशन करते हैं तो आप ये पूरी तरह से क्या होगा, इसी साइक्लिक में आ जाएगा। तो 8 + y रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, तो यहाँ पर 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा +y, यहाँ पर कितना है x, तो यहाँ पे भी मतलब पहले तो क्या करोगे, y का रिवॉल्यूशन तीनों में ऐड करोगे, इसमें y ऐड किया, फिर y इसमें भी ऐड किया, और y इसमें भी ऐड किया। अब हम बात करेंगे टोटल मोशन, तो टोटल मोशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखो टोटल मोशन हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 0 + y + y। अब x और y, तो x + y, तो ये x + y किसके लिए हो गया, गियर ए के लिए, और गियर बी के लिए कितना हो जाएगा, इसका और इसका एडिशन, तो ये हो जाएगा y - x ये अपॉन टी बी। और यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब यही से आपका कैलकुलेशन जो भी सॉल्व करोगे वो इसी से आइडेंटिफाई आप करो, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टोटल मोशन कितना हो गया, +y, x + y और y - x टी अपॉन टी बी। तो ये जो y है किसके लिए, आर्म्स के लिए, ये गियर ए के लिए कितना हो जाएगा, x + y हो जाएगा, और गियर बी के लिए टोटल मोशन हो जाएगा y - x टी अपॉन टी बी। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था कि एनबी मीन्स स्पीड रेशो, मीन्स स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, सॉरी स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, तो मतलब इसको एनबी को ड्राइवर बोल दिया और एनए को क्या बोल दिया, ड्रिवन बोल दिया, तो टी अपॉन टी बी।
अब कितना रिवॉल्यूशन दिया एनए के लिए, मैंने बोला कि +1 रिवॉल्यूशन दिया, तो यहाँ पर एनए की जगह क्या रख दिया 1, टी आ गया टी अपॉन टीबी, तो एनबी की वैल्यू कितनी आ गई टी अपॉन टीबी। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो मैंने इसको माइनस में कंसीडर करा, तो मैंने यहाँ पर टेबल में इसको क्या लिखा था, माइनस में लिखा। क्लियर? तो ये आपको क्लियर है। अब उसके साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोट अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, when two conditions about the motion of rotation of any two elements are known, मतलब when two conditions about the motion of rotation of any two elements are known, then the unknown speed of the third element may be obtained। मतलब आपको कोई दो कंडीशन पता है, तो आप उस दो कंडीशन में किसी एक कंडीशन को अप्लाई करके तीसरी कंडीशन भी आप निकाल सकते हो। तो क्या बोल रहा है, when the condition about the motion of rotation of any two elements are known, कोई दो एलिमेंट्स आपके पास known है, then the unknown speed of the third element may be obtained by substituting the given data in the third column of fourth row। मतलब थर्ड कॉलम जो है आपका ये वाला, मतलब फोर्थ रो का थर्ड कॉलम ये इस तरह से, यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो ये हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि थ्योरेटिकली टेबल आपको